वेलकम बैंक कैंडिडेट। मैं आकाश चौधरी आपका फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन 1 2 3 में। अभी तक हमने अपने 3 क्लासेस कर लिए मिक्स क्वेश्चंस की, जीएस की कर ली हमने, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की। आज हमारी लास्ट क्लास होगी फिजिक्स की। ऐसे करके हम 2 क्लास और लेकर आएंगे बायो की और केमिस्ट्री की, ठीक है। फिर हमारा हम नए सब्जेक्ट को उठाएंगे। ऐसे धीरे धीरे करते हुए हम अपने कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज हम ज़्यादा कर ज़्यादा क्वेश्चन फिजिक्स के पढ़ेंगे। ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन फिजिक्स के हैं आज हमारे। आज लास्ट वीडियो होगी, प्लीज़ इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अगर नहीं है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। स्टार्ट करते हैं फिर। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज योर ऑन स्क्रीन। व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सलेरेशन एट कांस्टेंट वेलोसिटी। स्थिर गति के से त्वरण का परिमाण क्या होगा? त्वरण मीन्स एक्सलेरेशन। अच्छा, किसी को एक्सलेरेशन का फॉर्मूला पता है इसमें? पहले ऑप्शन देखिए, आप ट्राई करने की कोशिश करिए इसको। इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट और जीरो। चलिए, एक्सलेरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ओके, तो वेलोसिटी अपॉन में टाइम, अगर वेलोसिटी ही कांस्टेंट हो जाती है, मीन्स कभी भी कुछ भी न्यूमरेटर अगर कांस्टेंट हो जाता है तो हमारा आंसर हमेशा जीरो आता है। तो यहाँ पे एक्सलेरेशन, एक मिनट में पेन चूज कर लेते हो अपना। जो एक्सलेरेशन होता है वो क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये हमारा एक्सलेरेशन होता है। अगर हमारा ऊपर वाला न्यूमरेटर जो होता है वो हमें कभी भी कांस्टेंट हो जाए किसी भी टर्म में, किसी भी फॉर्मूले में, तो हमारा हमेशा आंसर जो आता है ये एक्सलेरेशन कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इसके लिए जीरो विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे और भी ऑप्शन दे रखे, इंक्रीज, डिक्रीज, कांस्टेंट। ये तीनों में से कोई ऑप्शन नहीं होगा, बस ऑप्शन कौन सा होगा? जीरो। ठीक है, एक्सलेरेशन कितनी हो जाएगी? जीरो। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट विल द ग्रेविटेशन एट अर्थ कोर। अच्छा, अभी ग्रेविटेशन की बात चलिए तो यहाँ पे सारे हमने अपने ग्रेविटेशन को कंप्लीट कर लेंगे। पोल पे भी, अर्थ पे भी, ऊपर भी और नीचे भी, और कोर पर भी। ओके, तो यहाँ दे रखी है कोर पे। कोर मीन्स जो केंद्र बिंदु रहता है अर्थ का, उसके बात चल रही है यहाँ पे ग्रेविटेशन के लिए। तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी, मिनिमम होगी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, या फिर जीरो होगी? क्या होनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? अच्छा, ये हमारा अर्थ होता है। एक डायग्राम समझ लेते हैं। डायग्राम से ना हमारी इमेज बन जाती है ब्रेन में भी, फिर ज़्यादा देर तक याद रहता है। ये तो हो गया बीच का कोर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गया पोल। ये पोल होते हैं ना, ठीक है। पोल को भी दिखा रहा हूँ, ये हमारा इक्वेटर। ओके, तो अब ग्रेविटेशनल कोर पर कितनी होती है हमारी? हमेशा जीरो होती है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर इसका, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा जीरो। बट अगर पोल के लिए पूछे, पोल के लिए होती है मैक्सिमम और इक्वेटर पे होती है मिनिमम। बट अगर हम अपने अर्थ के क्रस्ट से, मीन्स हमारी ये अर्थ की क्रस्ट थी, मीन्स अर्थ की सतह थी, इससे अगर हम ऊपर जाते हैं तो हमारी ग्रेविटेशन बढ़ती है, घटती है? और अगर हम नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दें तो हमारी ग्रेविटेशन बढ़ेगी या घटेगी? हमारी दोनों केसेस में क्या होता है? दोनों केसेस में हमारी ग्रेविटेशन घटती है। ऊपर जाएंगे जब भी घटेगी, नीचे जाएंगे जब भी घटेगी। सेंटर पे जीरो होगी, पोल पे मैक्सिमम होगी और इक्वेटर पे मिनिमम होगी। ओके, किसी को कोई डाउट? ग्रेविटेशन का पूरा क्लियर? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम स्पीड ऑफ लाइट विल बी मैक्सिमम। किस मीडियम में, किस माध्यम में जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है वो मैक्सिमम होगी? स्टील, आयरन, वुड या वैक्यूम? वैक्यूम मीन्स खाली, ठीक है। निर्यात बोलते हैं उसको, शायद निर्यात बोलते हैं। तो वैक्यूम में, वुड में, स्टील में या आयरन में, इन सब में से सब मैक्सिमम किस में होगी स्पीड हमारी? एक होता है स्पीड ऑफ लाइट, एक होता है स्पीड ऑफ साउंड। इन दोनों में कंफ्यूजन रहती है कि कौन से मीडियम में सबसे ज्यादा रहती है, कौन से में सबसे कम रहती है। अच्छा, आप ये बताइए, जो हमारा सन है, सन से अर्थ पे आती है जो लाइट आती है, सनलाइट, वो किसके थ्रू आती है? वहां पे मीडियम कौन सा होता है? वैक्यूम। वैक्यूम ही होता है ऑब्वियसली, जब वैक्यूम ही है बाहर एक्सोस्फेयर में तो वैक्यूम ही रहता है। तो वहां से जब लाइट यहाँ पे आ रही है तो स्पीड ऑफ लाइट सबसे मैक्सिमम कौन सी होती है? वही तो होती है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम होती है। तो सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किस में होती है? वैक्यूम में होती है। फिर किस में होती है? एयर में, वाटर में, आयरन में, वुड में और स्टील में। स्टील में सबसे कम होती है। तो आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया, तो किस क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पे? वैक्यूम, ठीक है।
तो हमने क्या बताया, सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम में, वी से बना रहा हूं मैं, ये ग्रेटर देन का साइन, फिर एयर में, और वाटर में, वुड में, फिर आयरन, देन लास्ट इज योर स्टील। समझ में आया? अगर हमने 5 लिखे यहाँ पे, सबसे ज्यादा किसमें होती है, वैक्यूम में, और सबसे कम किसमें होती है, स्टील में होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिए हमने अपने। क्वेश्चन नंबर 4, द फॉर्मेशन ऑफ अ रेनबो अकर इन विच डायरेक्शन रिलेटेड टू सन। अच्छा, जो हमारा रेनबो होता है वो सन से किस डायरेक्शन में बनता है। यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे हैं मैंने। एट द सेम साइड ऑफ अ सन मीन्स जहाँ पे सन है, जहाँ से सन राइज कर रहा है वहीं की तरफ बनेगा, या फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में बनेगा, या फिर वहां पे भी बन सकता है अपोजिट में भी और सेम में भी बन सकता है, या फिर सन से कुछ रिलेट ही नहीं करता रेनबो। अच्छा, सन बताइए किसके थ्रू बनता, जो हमारा रेनबो बनता है, ये हमारा रेनबो बनता है किसके थ्रू बनता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमारा रेनबो फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो रेन ड्रॉप होती है, ये रेन ड्रॉप है, यहां से क्या आता है, ये सनलाइट आई, इसके अंदर मीडियम चेंज होते क्या होता है, ये बैंड हो जाती है, फिर यहाँ से स्ट्राइक करके इस वाले सरफेस से दोबारा स्ट्राइक करके उल्टी आती है, फिर यहाँ से फिर एग्जिट करती है। तो यही हमारा रेनबो फॉर्मेशन का मेन पॉइंट होता है। ठीक है, तो हमारा रेनबो फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा रेनबो अकर होता है। एंड अब अपने क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं। क्वेश्चन पे आते हैं हम अपने कि किस साइड पे रेनबो फॉर्मेशन होता है। अभी मैंने आपको बताया, जबकि जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, जब रेज यहाँ से आ रही थी, रेज यहाँ से आ रही थी, हमारी रेन ड्रॉप थी, तो ये अपोजिट साइड में ही तो बनेगा। तो हमेशा जो रेनबो का फॉर्मेशन होता है किस साइड होता है, अपोजिट साइड टू द सन। मीन्स अगर हमारा सन ईस्ट में निकल रहा है तो रेनबो वेस्ट में बनेगा, अगर वेस्ट में निकल रहा है तो ईस्ट में बनेगा। ओके, किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करें फिर। क्वेश्चन नंबर 5, यूनिट ऑफ अ लाउडनेस ऑफ साउंड। साउंड की जो लाउडनेस होती है उसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, हर्ज, डेसिबल, कैंडेला। अच्छा, चारों बता देंगे हम आपको, बताना। ये लास्ट वाला ऑप्शन जो कैंडेला, ये थोड़ा डिफर है इन 3 ऑप्शन से, ट्राई करिए आप इनको। ओके, चलिए आइए फिर। कैंडेला जो होता है इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट को डिटरमाइन करता है। मीन्स जो यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ अ लाइट की, इंटेंसिटी ऑफ अ लूमिनियस लाइट बोलते हैं वैसे उसको, तो कैंडेला होती है उसकी। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट में आती है कैंडेला हमारी, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती है, उसमें ये भी होती है कैंडेला, जो इंटेंसिटी ऑफ अ ल्यूमिनस लाइट के बारे में बताती है। ये जो ऊपर हमारी 3 दे रखी है, मीटर पर सेकंड, हर्ट्ज और डेसिबल। जो मीटर पर सेकंड होता है स्पीड ऑफ अ साउंड को दिखाता है, हर्ट्ज जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड को दिखाता है, एंड हमारा लास्ट बचा डेसिबल। डेसिबल होता है लाउडनेस ऑफ अ साउंड को दिखाता है। ठीक है, तो आप इसकी लाउडनेस ऑफ अ साउंड की यूनिट क्या हो जाएगी, डेसिबल। अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ अ साउंड पूछे तो हर्ट्ज, एंड स्पीड ऑफ अ साउंड पूछे तो मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ साउंड। स्पीड ऑफ अ साउंड कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, 332 मीटर पर सेकंड, या 3.32 मीटर पर सेकंड, नॉन ऑफ दीज। कौन सा होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग इसमें से? ये जो फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है 3 × 10⁸, ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, और ये 332 मीटर पर सेकंड है, 3.32 मीटर पर सेकंड। इन दोनों में से कौन सा होना चाहिए? ऑब्वियसली हमारा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट फॉर दिस क्वेश्चन। 332 मीटर पर सेकंड हो जाएगा इसका आंसर। तो कोई भी पूछे कि स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड, और स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ओके, किसी को कोई डाउट? ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, एसएससी जो टीसीएस के थ्रू, टीसीएस एग्जामिनेशन, टीसीएस एग्जाम करवाता है एसएससी के थ्रू, वो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैंने इसमें डाले हैं। छोटे से छोटा क्वेश्चन भी आता है, बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हमारे लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। मेनली हमें वो पढ़ना है कि जो हमारे लिए आ सके पेपर में, जिनका हम ज़्यादा भी डीपली ना पढ़े, बस इतना पढ़े कि अगर वहाँ पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो हम उन्हें बना ले अपने। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7,
वाटर स्टार्ट टू फ्रीज फ्रॉम विच सरफेस, जो पानी होता है, पानी जमना कहाँ से स्टार्ट करता है, ऊपर से, नीचे से, या ऊपर नीचे दोनों तरफ से जमना स्टार्ट करता है, या फिर सेंटर से जमना स्टार्ट करता है। मैंने ऑप्शन दे रखा है आपको, अपर लेयर, बॉटम लेयर, बोथ 1 एंड सेकंड, मीन्स अपर और बॉटम दोनों से, या नेदर 1 और 2, नेदर 1 नॉर 2, कौन होना चाहिए। ये जनरली क्या होता है ना, हम सबको पता भी है, जो पानी होता है, कभी आपने फ्रीजर में पानी रखा हो तो हमेशा ऊपर से लेयर बनती है सबसे पहले, ये ऊपर लेयर बनती है पानी की, सॉरी बर्फ की लेयर ऊपर से बनती है, नीचे से पानी नहीं जमता कभी भी, पानी ऊपर से जमना स्टार्ट होता है। ओके, जो ऊपर एक लेयर से बन जाती है ना, वो ऊपर से बनती है, पानी नीचे से जमना स्टार्ट नहीं होता, ऊपर से जमना स्टार्ट होता है। अच्छा, ये तो जमने की बात हो गई। अगर पिघलने की बात करें तो मीन्स हमारी एक आइस क्यूब थी, ठीक है, ये कहाँ से पिघलेगा, ऊपर से पिघलेगा या नीचे से पिघलेगा। ये जो हमारे ग्लेशियर होते हैं वो ऊपर से पिघलते हैं या नीचे से पिघलते हैं, ऑब्वियसली वो नीचे से पिघलते हैं। जब भी पिघलने की बात हो, मेल्टिंग की बात हो तो नीचे से पिघलेगा, और जमने की बात हो तो ऊपर से जमेगा। ऐसे ही हमारा केस किसका होता है, पानी का। पानी भी गर्म कहाँ से होता है, ऊपर से गर्म होता है, नीचे से ठंडा रहता है। कल बताया था आपको कन्वेक्शन के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो इसके लिए क्या आंसर हो जाएगा इसका, फ्रॉम अपर लेयर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 8, एट हाई एल्टीट्यूड व्हाट विल द इफेक्ट ऑन प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड मींस अगर हम इंक्रीज करते हैं अपने एल्टीट्यूड को तो हमारे प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होएगा, डिक्रीज होएगा, डज नॉट इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले इंक्रीज होएगा फिर डिक्रीज होएगा। अगर हमारा एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है मींस हमारा जो प्रेशर होता है वो डिक्रीज करता है, ठीक है। और जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट के। अगर प्रेशर डिक्रीज कर रहा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा एंड हमारा मेल्टिंग पॉइंट भी डिक्रीज ही करेगा। किसी को कोई डाउट, अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज तो प्रेशर डिक्रीज, अगर एल्टीट्यूड डिक्रीज तो प्रेशर इंक्रीज। अच्छा, एक क्वेश्चन और बनता है हिंदी में कि जो हमारे हाई एल्टीट्यूड वाले एरियाज होते हैं वहां पर खाना जल्दी पक जाता है या लेट से पकता है। आप मुझे ये बताइए, अगर आपका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है मीन्स हाई एल्टीट्यूड है और प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम होएगा। बॉइलिंग पॉइंट कम होएगा तो क्या हमारा खाना जल्दी बनेगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा कम होएगा तो क्या हमारा खाना जो है वो जल्दी कुक हो जाएगा पूरी तरीके से, नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि जो हमारा वाटर का मीन्स अगर हमने सपोज करो बाउल है, ठीक है, बाउल में हमने अपने राइस डाल रखे, इसमें राइस डाले तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो तो हो गया कम। अगर हमने इसको फ्लेम करा, नीचे से आग लगाई, इसको फ्लेम कराई, बॉईल होना तो स्टार्ट हो जाएगा, बट ये अभी कुक नहीं हुआ है। कुक नहीं हुआ तो ज्यादा टाइम लगाएगा ये। ओके, तो खाना पकने में ज्यादा समय लगता है बट बॉइलिंग पॉइंट इसका कम होता है। समझ में आया सबको, दोनों डाउट क्लियर है, बॉइलिंग पॉइंट वाला भी और प्रेशर वाला भी। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, अगर एल्टीट्यूड इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रोलिक लिफ्ट। एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, एक हाइड्रोलिक ब्रेक होता है। इन दोनों का क्लियर करते हो। 4 ऑप्शन दे रखे, 4 ऑप्शन के बारे में बताऊंगा मैं आपको। पास्कल्स लॉ, डॉपलर्स इफेक्ट, बायोन्सी फोर्स और बर्नौली प्रिंसिपल। पहले आपको इसका आंसर बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट और हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो पास्कल लॉ पर काम करता है। पास्कल लॉ क्या कहता है कि जो पानी है, पानी के सारे मॉलिक्यूल सभी डायरेक्शन में सेम फोर्स लगाते हैं। मीन्स अगर ये हमारे पानी का एक मॉलिक्यूल है, ये सभी डायरेक्शन में फैलेगा, ठीक है, सभी डायरेक्शन में इक्वल फोर्स लगाएगा। ये कहता है पास्कल लॉ। दूसरा आता है हमारा डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है कि अगर कोई जैसे ट्रेन का एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमारी कोई ट्रेन है, ठीक है, ये हमारी तरफ मूव कर रही है तो हमें उसकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है, कम सुनाई देती है। अगर हम अगर हम प्लेटफॉर्म पर खड़े होते हैं, ट्रेन हमारी तरफ आ रही होती है तो हमें आवाज़ ज़्यादा तेज सुनाई देती है, धीमी सुनाई देती है। हमारे तरफ को आते हुए जो ट्रेन होती है उसकी आवाज़ बढ़ती हुई लगती है हमको, ठीक है। अब अगर जा रही है मीन्स उसका पीछे का हम देखते जाते तो आवाज़ कम होती चली जाती है। यही डॉपलर इफेक्ट ने कहा था कि अगर उसकी अगर स्पीड ऑफ अ साउंड लाउडनेस ऑफ अ साउंड इंक्रीज हो रहा है मीन्स उसका साइज कम हो रहा है। अगर लाउडनेस ऑफ अ साउंड कम हो रहा है तो उसका साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यही हमारा लोग किसमें लगता है, हमारी गैलेक्सी में। मीन्स जो हमारी गैलेक्सी यूनिवर्स है उसमें भी ऐसे हो रहा है, जो एक साउंड निकलती है ना, ओम की आवाज़ निकलती रहती है, साउंड आते रहता है,
उसमें भी जो है ना वो आवाज कम होती जा रही है, कम होती जा रही है, मीन्स वो हमारी गैलेक्सी एक्सपेंड कर रही है। तो डॉपलर इफेक्ट हो गया, पास्कल्स लॉ हो गया, बायन्सी फोर्स। बायन्सी फोर्स होता है अगर हम किसी पानी में एक पत्थर फेंकते हैं, वो पत्थर जो नीचे से दोबारा ऊपर आ जाता है, वो बायन्सी फोर्स होता है। मीन जो नीचे पानी में जो नीचे से चीज ऊपर आती है वो बायन्सी फोर्स के द्वारा ही आती है। ओके, तो क्वेश्चन लास्ट ऑप्शन बस हमारा बर्नौलीज प्रिंसिपल। बर्नौली प्रिंसिपल क्या कहता है? बर्नौली प्रिंसिपल कहता है कि अगर आपकी स्पीड कम है, अगर आपकी स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा होएगा। मीन्स इसको एक अपने जनरल नॉर्मल एग्जांपल से लेकर समझते हैं। ट्रेन का एग्जांपल ले लेते हैं। मीन्स जब हम ट्रेन के पास खड़े होते हैं, मीन्स जहाँ से ट्रेन आ रही होती है हम पास खड़े होते हैं, यहाँ से सपोज करो ये ट्रेन जो होती है, हमारी ट्रेन जो होती है पहले वाली, यहाँ से मूव कर रही है, ठीक है, और हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, इसके पास ही खड़े हैं। वो क्या होता है कि उसकी तरफ अट्रैक्शन हो जाता है ना, कि हम उसकी तरफ जाना भी नहीं चाहते पास खड़े होने की वजह से, फिर भी हम उसकी चपेट में आ जाते हैं। क्यों आते हैं वो चपेट में? बर्नौली प्रिंसिपल का ही नियम लगता है वहां पे। इन्हीं का सिद्धांत है बर्नौली प्रिंसिपल का ही। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था अगर तुम्हारी स्पीड कम है तो प्रेशर ज्यादा लगेगा, और स्पीड ज्यादा तो प्रेशर कम लगेगा। अब ये जो ट्रेन मूव कर रही थी, जब ये मूव कर रही थी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, ज्यादा होने की वजह से इसका जो प्रेशर है वो कम होगा। मीन्स अंदर वाला प्रेशर हो जाएगा कम, एंड जो बाहर की तरफ हम खड़े हैं, जहाँ पे प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, वहां पे बिल्कुल भी स्पीड नहीं है, वहां पे हो जाएगा प्रेशर ज्यादा। तो प्रेशर ज्यादा हो जाने की वजह से क्या करता है कि बाहर से अंदर की तरफ, मीन्स ट्रेन की तरफ को हमको धक्का सा लगता है। यही रीजन होता है कि हम जो ट्रेन मूव कर रही होती है उसके पास ना खड़े होकर थोड़े दूर खड़े होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पे बर्नौली प्रिंसिपल वर्क करता है। बाहर से प्रेशर ज्यादा होता है, अंदर प्रेशर कम होता है, तो हमें पीछे से एक धक्का सा लगता है। समझ में आए सारे ये ऑप्शंस? पास्कल लॉ, डॉपलर, बायोन्सी एंड बर्नौली प्रिंसिपल। अच्छा, एक और, ये पहले क्या होता था, एक फाउंटेन होता था। ये फाउंटेन है, फाउंटेन के ऊपर बॉल रख देते थे, और ये बॉल ना यहीं पे मूव करती रहती थी। क्यों करती थी ये मूव? यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल ही वर्क कर रहा है। कैसे वर्क कर रहा है? यहाँ पे जो स्पीड है, बाहर की जो स्पीड है वो है कम, मीन्स बाहर की स्पीड कम है तो प्रेशर है ज्यादा। प्रेशर ज्यादा तो ये अंदर की तरफ ही फोर्स लगाएगा, ज्यादा अंदर की तरफ ही फोर्स लगाएगा। और अंदर की स्पीड है ज्यादा, अंदर की स्पीड है ज्यादा, तो वो प्रेशर लगाएगा कम। इसलिए जो फाउंटेन के ऊपर बॉल रख देते थे वो वहीं पे घूमती रहती थी। ठीक है, आज भी होता है, बहुत से मॉलों में ऐसे दिखाया जाता है कि फाउंटेन के ऊपर बॉल रख दिया। क्यों? वो यहाँ पे बर्नौली प्रिंसिपल ही लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सारे समझ में आया है आपको? एक मिनट में इसको इरेज कर दूं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीकर कन्वर्ट। जो हमारा स्पीकर होता है वो किसको किस में कन्वर्ट करता है? एक स्पीकर होता है, एक माइक होता है, दोनों को पढ़ेंगे, डाउट क्लियर करेंगे बिल्कुल अपने अच्छे तरीके से। फर्स्ट में देखा मैकेनिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, साउंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, और साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। पढ़िए ध्यान से और ऑप्शन को देने की कोशिश करिए। चलिए आते हैं। एक होता है हमारा माइक, एक होता है स्पीकर। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ आपके लिए। ये हो गया हमारा माइक, हो गया। देन ये किससे कनेक्ट है? स्पीकर से कनेक्ट है। ये हमारा स्पीकर से कनेक्ट है। ओके, तो हमारा क्या है, स्पीकर किसको किस में कन्वर्ट करता है? मीन्स स्पीकर यहाँ से है, ये तो हमारा स्पीकर है, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, एंड ये हमारा माइक है, इसको मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। ओके, तो पहले माइक से आता है, तो माइक से तो आवाज निकलती है, तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमने कुछ बोला माइक में, तो वो साउंड एनर्जी है, किसमें चेंज हुई है? हमने यहाँ से कुछ अपनी एनर्जी दी है, वो साउंड एनर्जी थी। किसमें चेंज हुई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। वायर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही जाती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी गई। देन यहाँ पे स्पीकर के पास एनर्जी आ गई। स्पीकर के पास कौन सी एनर्जी आई? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वो किस में चेंज करेगा? यहाँ से साउंड एनर्जी में चेंज करेगा। दोनों का जो डाउट है वो क्लियर हो गए, माइक का भी और स्पीकर का भी। माइक जो करता है वो साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, एंड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वायर में जो होता है हमारा स्पीकर वायर से जुड़ा होता है, वायर से ही तो थ्रू वो आते हैं सिग्नल्स। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है? स्पीकर। एंड माइक साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। रटने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी। समझ में आया सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। क्वेश्चन नंबर 1 डल गया ये। अच्छा, क्वेश्चन आगे पीछे हो गए इसमें, कोई नहीं, चलो आगे मूव करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11, वो 10 होएगा शायद, वो जीरो लगाना भूल गए। तो 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिजिकल चेंज। ये 4 ऑप्शन दे रखे, इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है, और अब मुझे इनमें से चलो ये बताना है इनमें फिजिकल चेंज कौन सा है, बट केमिकल चेंज के थोड़े और एग्जाम्पल बताना मुझे। एक जो होता है स्टेट चेंज, स्टेट के चेंज होना मीन्स सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस और गैस से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस एंड गैस से सॉलिड। ये तीनों जो होते हैं ये हमारे फिजिकल चेंज में आते हैं, केमिकल चेंज में नहीं आते, ये फिजिकल चेंज में आते हैं। इन्होंने अपनी स्टेट को चेंज करा, ना कि इन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को चेंज करा। जो पानी था वो पानी ही रहा, बट उसने अपनी स्टेट को चेंज करा तो फिजिकल चेंज में आता है। आते हैं अपने ऑप्शन पे, द बर्निंग ऑफ अ कैंडल मीन्स जो है बर्निंग ऑफ अ कैंडल, दो कैंडल से रिलेटेड दो आते हैं, फिजिकल भी और केमिकल भी। अगर वो मेल्ट हो रही है तो वो फिजिकल चेंज है, मीन्स पिघल रही है ऊपर से। अगर वो जल रही है तो वो केमिकल चेंज है। बट यहाँ पे क्या लिखा है, द बर्निंग ऑफ अ कैंडल, कैंडल जल रही है तो ये कैसे चेंज हो गया, केमिकल चेंज। दूसरा ऑप्शन है रोटन ऑफ वेजिटेबल मीन्स सब्जियों का सड़ना, रोटन मीन्स सड़ना, सब्जियों का सड़ना कैसा है, केमिकल चेंज है। अगर हम अपने अगर हमने किसी एक एप्पल की स्लाइस को काटा, उसके ऊपर थोड़ी देर बाद येलो येलो सी वो आ जाती है ना, लेयर सी, वो कैसे चेंज है, वो केमिकल चेंज है। बट अगर हमने उनको कट करा है, एक सेब था हमने उसको कट करा, उसको 4 पीस कर लिए, वो हमारा फिजिकल चेंज है। एंड उसका सड़ना या उसका कुछ भी लेयर आना, वाइट येलोइश लेयर आना उसके ऊपर, वो हमारा केमिकल चेंज है। फोर्थ हमारा मिल्क टू कर्ड। अब भाई मिल्क टू कर्ड तो सबको पता होता है, इसमें हमारी पूरी प्रॉपर्टी चेंज हो चुकी है। यहाँ पर जो दूध था, दूध से हमने दही बना लिया, तो सारी प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। तो ये हमारा ये ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 4 विल बी द केमिकल चेंज। एंड ऑप्शन नंबर 3, लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब। लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब जो होता है ये एक्सेप्शनल केस होता है, बहुतों को इनके बारे में पता भी नहीं होता। लाइटनिंग ऑफ बल्ब जो होता है ना, वो हमारा फिजिकल चेंज में आता है। सबके डाउट क्लियर इस चीज के लिए? मैंने आपको 4 या 5 करके एग्जांपल बताया, ऐसे करके बताया कि आपको आगे तक के याद रहे। तो लाइटनिंग ऑफ अ बल्ब किस में आएगा, फिजिकल चेंज में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। केमिकल चेंज फिजिकल चेंज दोनों कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट विल द मास ऑन मून। जो मास होता है मून पर, उस क्या होता है, अर्थ से रिलेट करके पढ़ना है। बस क्या किसी भी प्लेनेट पे, किसी भी सैटेलाइट पे जाते हैं, सबके लिए मास एक सही रहता है। इन ऑप्शन में देखिए 1/6 ऑफ अ मास होता है, 6 टाइम ऑफ अ मास डजंट चेंज अकॉर्डिंग टू सरफेस ऑफ मून। मीन्स कहीं पे रफ है और कहीं पे स्मूथ सरफेस है मून का, उसके अकॉर्डिंग चेंज का मास। अच्छा जी रखा है ना 1/6 ऑफ मास, 1/6 ऑफ अ मास नहीं होता, 1/6 ऑफ वेट होता है। मीन्स अगर आपके अर्थ पर वेट 60 kg है तो मास पर केज आप मून पर आपका जो वेट है वो 10 हो जाएगा, 10 kg। यहाँ पर 60 kg है, वहां पर 10 kg हो जाएगा। ओके, एंड 6 टाइम ऑफ मास ये तो है ही नहीं ऑप्शन में, ये भी नहीं है ऑप्शन में। और डजंट चेंज, जो मास होता है वो कभी भी चेंज नहीं करता, द्रव्यमान जो होता है कभी भी चेंज नहीं होता। ओके, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, मास नेवर बी चेंज और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। आपने कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा होगा, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड और मास कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन दे रखा अकॉर्डिंग टू सरफेस, तो ऑप्शन में है, इससे तो कोई है नहीं ऐसा कुछ। तो आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अच्छा, अब तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 12 कर लिए है। आपको अच्छा लग रहा हो तो सेशन इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, एंड कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि इससे ना होता है एक मोटिवेशन मिलता है टीचर को भी कि स्टूडेंट पढ़ने के लिए इच्छुक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ अ लेंस। अच्छा, जो लेंस की जो पावर होती है उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, लुमेन, मीटर, फोकस, डायप्टर। अच्छा, जिनको ये पता है कि डायप्टर होती है एसआई यूनिट, वो मुझे पावर ऑफ अ लेंस का फॉर्मूला बताना एक बार, पूरे डिटेल में बताना। अगर आपसे पावर ऑफ अ लेंस पूछा जाए तो आप उसका आंसर दे सको, ऐसा बताना फॉर्मूला मुझे। पहले अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। अब तक आपको पता चल गया होगा फॉर्मूला क्या होता है। पावर ऑफ अ लेंस होता है 1/f। f मीन्स फोकल लेंथ, और f किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो फोकल लेंथ है वो हमारी मीटर में होनी चाहिए, नॉट इन सेंटीमीटर। किस में होनी चाहिए, मीटर में। ओके, अगर सेंटीमीटर देता है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके
हम अपनी पावर ऑफ लेंस निकाल सकते हैं। चलिए तो आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यहाँ पे लुमेन दे रखा है। लुमेन क्या होता है? फ्लक्स ऑफ लाइट को, जो फ्लक्स ऑफ लाइट होता है उसकी यूनिट लुमेन होती है। मीटर सबको पता है। फोकस, फोकस होता है मीन्स जो हमारा लेंस था, ये हमारा लेंस था, इसका जो, इसे हमारा लेंस था, लेंस का जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे इसकी टर्मोलॉजी होती है। यहाँ पे होता है हमारा फोकस, यहाँ पे होता है हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है, ये फोकस पॉइंट होता है। एंड 4 इज द डायप्टर, तो पावर ऑफ अ लेंस की यूनिट क्या हो जाएगी? डायप्टर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, 14 की तरफ मूव करते हैं। एक मिनट। द कोर ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज मेड अप ऑफ, जो ट्रांसफॉर्मर होता है हमारे, जो गली गली के बाहर लगा होता है ट्रांसफॉर्मर, उसका जो कोर होता है वो किस चीज का बना होता है? मेल्ट आयरन, हार्ड आयरन, सॉफ्ट आयरन या कॉपर? देखिए ऑप्शंस को। अच्छा, कल मैंने आपको एक लाइटनिंग कंडक्टर बताया था, अब मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगा, उसको मुझे आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। लाइटनिंग कंडक्टर किसका बना होता है उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। एंड कोर ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर किसका बना होता है उसका आंसर आपको अभी देना है। जो हमारा ट्रांसफॉर्मर का कोर होता है वो हमारा सॉफ्ट आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? सॉफ्ट आयरन का बना होता है। ओके, सॉफ्ट आयरन का बना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। Which scale is used to measure the speed of an earthquake? Which scale is used to measure the, which scale is used to measure the speed of an earthquake? कौन सा स्केल स्पीड ऑफ अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है? यहाँ पे मैंने दो स्केल आपको जानबूझ के ऑप्शन में दिया, एक रिश्टर स्केल और दूसरा मिचेल स्केल। ये टेल स्केल और सेक्सटेंट तो अनरिलेवेंट है इस क्वेश्चन इसके अकॉर्डिंग। सेक्सटेंट जो होता है बेसिकली हमारा हाइट ऑफ बिल्डिंग्स को नापने के लिए सेक्सटेंट का यूज किया जाता है। टेलीस्केप, जहाँ पे भी टेली बढ़ा जाता है, टेली मीन्स दूर से रिलेटेड होता है। टेलीस्कोप हो गया हमारा, वो दूर की चीजें दिखाता है। टेली जहाँ पे भी बढ़ा आ जाए वो दूर से रिलेटेड होएगा। ओके, और हमारा रिक्टर स्केल, स्पीड ऑफ अर्थक्वेक को कौन डिटरमाइन करता है? रिक्टर स्केल डिटरमाइन करता है। अच्छा, इसकी यूनिट कितनी होती है? अभी हमारा थोड़े टाइम पहले एक भूकंप अर्थक्वेक के हमने झटके महसूस किए रहते, कहाँ पे? दिल्ली में। मेन उसका एपिसेंटर कहाँ पर था? नेपाल में था, ठीक है। उसका कुछ बता रहे थे 6.5 आ रहा था, आई थिंक मैंने तो उसको ध्यान से पढ़ा नहीं था, बट हाँ इतना ही था। मोस्ट हैजार्डस था वो। तो अपने क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा। स्पीड ऑफ अर्थक्वेक किससे मेजर किया जाता है? रिश्टर स्केल से मेजर किया जाता है। इसकी जो यूनिट होती है, रीडिंग जो होती है, वो 0 से लेके 9 तक यूनिट होती है इसकी। ओके, अगर 3 और 5 है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, अगर 5 से ज्यादा है तो उसको खतरनाक माना जाता है अर्थक्वेक को। दूसरा देखा है यहाँ पे मिचेल स्केल। मिचेल स्केल भी जो वो भी अर्थक्वेक से ही रिलेटेड है। अच्छा, ये स्पीड ऑफ अर्थक्वेक को तो रिक्टर स्केल ने नाप दिया, एंड मिचेल स्केल क्या करता है? इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक को नापता है, मीन्स कितनी तीव्रता से आया है, कितनी तीव्रता है उसकी, वो उसको कौन नापता है? मिचेल स्केल। एंड स्पीड ऑफ अर्थक्वेक पूछे तो रिक्टर स्केल। अच्छा, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक को क्या कहा जाता है? सिस्मोलॉजी। और जिस ग्राफ पे ये पूरा ड्रॉ होता है, रिक्टर स्केल और मिचेल स्केल, उसको क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ मूव करें फिर। सैटेलाइट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ ड्यू टू, सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ के हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है, किस रीजन की वजह से रिवॉल्व करती है? वो सोलर एनर्जी मींस के सन की एनर्जी की वजह से, मून की ग्रेविटेशन की वजह से, अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से। बेसिकली हमारा क्या होता है? सोलर एनर्जी जो होती है ना, पहले आपको आंसर ही बता दो फिर थोड़ा इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। सोलर सैटेलाइट जो है हमारे अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करती है ड्यू टू क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। कल पढ़ाया था मैंने आपको सेंट्रीपिटल फोर्स। उससे ही जो हमारी सैटेलाइट होती है उसके ही थ्रू, सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू ही हमारी सैटेलाइट रिवॉल्व करती है। सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी का यूज होता है सैटेलाइट में, बट कहाँ होता है उसको पढ़ेंगे। सैटेलाइट में कैमरा भी होता है, ठीक है, और उसको वर्किंग के लिए और कुछ भी चाहिए होता है, तो उसमें जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं उस एनर्जी के लिए सोलर एनर्जी का यूज करा जाता है, ठीक है। उनको रनिंग करने के लिए किसका यूज किया जाता है? सोलर एनर्जी का यूज किया जाता है। दोनों क्लियर है? जो उसके सैटेलाइट के इक्विपमेंट्स होते हैं उसके लिए सोलर एनर्जी, एंड सैटेलाइट का रिवॉल्व करना किसी भी ऑब्जेक्ट के पास, तो वो सेंट्रीपिटल फोर्स के थ्रू होता है।
सेंटर पे लगने वाला फोर्स सेंट्रीपिटल। ओके, अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी हो या फिर डाउट हो कि ये ऐसा होना चाहिए था या इसको थोड़ा और डीपली बता दो सर जी, तो मैं आपको कमेंट में जरूर बताऊंगा। आप बट पूछ रहे, आप पढ़ने के लिए तो इच्छुक रहिए, हम पढ़ाने के लिए अपने बेस्ट देने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर स्टेशन टू कंट्रोल द फ्यूजन। एक होता है न्यूक्लियर फिजन, एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। फ्यूजन में चीजें बिखरती है, खंडन होती है, और फ्यूजन में संलय होती है, मीन जुड़ती है चीजें। तो फ्यूजन में न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जिसको परमाणु बिजली घर बोलते हैं, उसमें नियंत्रित करने के लिए इन चार में से किस चीज का यूज किया जाता है? कैडमियम, ग्रेफाइट, D2 जिसको ड्यूटेनियम ऑक्साइड भी बोलते हैं, और बोथ 1 और 2 कौन सा होना चाहिए? अच्छा, D2O जो होता है इसको हैवी वाटर बोलते हैं, हार्ड वाटर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? हैवी वाटर बोलते हैं D2O को। कैडमियम, ग्रेफाइट, D2O एंड बोथ 1 और 2। देखिए उसको ऑप्शन को ट्राई करने की कोशिश करिए। चलिए आते हैं फिर अपने ऑप्शन पे। जो हमारे परमाणु बिजली घर में कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, किनका यूज किया जाता है? कैडमियम का और ग्रेफाइट का। तो इस क्वेश्चन के लिए क्या हो जाएगा आंसर? बोथ 1 और 2। अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो परमाणु बिजली घर में मंदक के रूप में किसका यूज किया जाता है? मंदक के रूप में यूज किया जाता है, मीन्स उसको रिड्यूस करने के लिए, उसकी जो एनर्जी उसको कम करने के लिए, जो फिजन हो रहा है उसको कम करने के लिए D2O का यूज किया जाता है, ड्यूटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते आगे। अच्छा, एक इसमें न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन की बात चलिए तो बता देते हैं। एक न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, एक हाइड्रोजन बॉम्ब होता है। न्यूक्लियर बॉम्ब किस पे प्रिंसिपल वर्क करता है? न्यूक्लियर फिजन पे। एंड हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो न्यूक्लियर फ्यूजन पे वर्क करता है। ओके, जो हमारे सन है वो भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही करता है। एक एफकेट में क्वेश्चन आया था, मैंने देखा था ये कि सन्स वर्क ऑन विच प्रिंसिपल, तो ऑप्शन में दो थे, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा सन के लिए? न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, फ्यूजन से याद भी ना है ना, तो ये समझ लेना कि सन के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और हीलियम होता है ना, तो हाइड्रोजन क्या होता है? H2 होता है। ये H2 बना कब होएगा? जब H और H+ दोनों मिले होंगे। हाइड्रोजन बॉम्ब भी न्यूक्लियर फ्यूजन पे ही काम करता है, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन पे भी हाइड्रोजन बॉम्ब काम करता है। और H2 किस में होता है? हमारा सन में, तो ये भी हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन ही होएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? तो मुझे यहाँ पे ऑप्शन में 0 डिग्री सेल्सियस देना था, बट मैंने 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया। चलो, 0 केल्विन, 100 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, ये पीछे डिग्री सेल्सियस, डिग्री पीछे, सेल्सियस आगे, माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस, बोथ 1 और 3। पहले आप मुझे केल्विन और सेल्सियस के बीच में रिलेशन बताओ। केल्विन बराबर कितना होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस में डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 डिग्री सेल्सियस। मीन्स अगर हम अपना केल्विन निकालना होगा तो जितना हमारा डिग्री सेल्सियस दे रखा है उसमें 273 डिग्री सेल्सियस प्लस कर देंगे तो हमारा तो केल्विन निकल जाएगा। जो ऐसा यूनिट होती है टेम्परेचर की वो भी केल्विन ही होती है, विदाउट डिग्री। केल्विन में डिग्री का यूज नहीं करते, इसको केल्विन ही बोलते हैं। ओके, तो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर कितना होता है? अच्छा, यहाँ पे 0 केल्विन करें तो हमारे यहाँ पे सेल्सियस कितना होना चाहिए? वाले फॉर्मूले में जो डिग्री सेल्सियस दे रखा है कितना होना चाहिए? अगर हम डिग्री सेल्सियस को माइनस का 273 डिग्री सेल्सियस रखते हैं तो केल्विन हमारा जब ही 0 आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 दोनों ही ठीक हो जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए। ओके, अच्छा चलो, मैंने कल आपसे लास्ट क्लासेस में आपसे मैंने पूछा था कि फ़ारेनहाइट और केल्विन किस, सॉरी, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस किस टेम्परेचर पे दोनों सेम होते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन इतने थे, ठीक है। आज हमने अपने पूरे फिजिक्स के चैप्टर को, सारे चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है। हमारी 3 दिन की क्लास में हमने नेक्स्ट पढ़ा था, आज हमने पूरा फिजिक्स कर लिया है। कल और परसों हमारी बायो और केमिस्ट्री की क्लास आएंगी, फिर हम कुछ नए सब्जेक्ट उठाएंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। प्लीज सब्सक्राइब एंड क्रैक कॉम्पिटिशन 1 2 3। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मस्ट वॉच और शेयर जरूर करना, ठीक है, क्योंकि जो हमारी नॉलेज होती है जितना स्प्रेड करते हैं उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती है।
अपने पास लेके बैठ जाओगे तो नहीं होएगा, किसी को दूसरे को दोगे, किसी से बात करोगे कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे, तो वो ज़्यादा देर तक माइंड में स्टोर रहता है। चलिए ठीक है, नमस्ते, विदा लेते हैं आपसे।